Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट पैड की पोएम नंबर 2 को स्टडी किया, जिसका नाम है फायर एंड आइस, यानी कि अग्नि और बर्फ. हमने इस पोएम को समझने की और इसके भावार्थ को समझने की कोशिश की, और इस पोएम के जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हमें क्या समझाना चाहते हैं वो भी हमने समझने की कोशिश की. और आई होप आपने इस कविता को समझते हुए अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी. और आज की क्लास में हम इस कविता से जुड़े हुए जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं हम उसको शुरू करने जा रहे हैं, और ये देखेंगे कि जो वे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को आप कैसे देंगे. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. तो ये सभी क्वेश्चन है आपको मिलेंगे थिंकिंग अबाउट द पोएम के सेक्शन में. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि देयर आर मेनी आइडियाज़, यानी कि बहुत सारे विचार हैं, अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, यानी कि यह दुनिया यानी कि यह संसार कैसे समाप्त होगा, इसका अंत कैसे होगा, इस बात को लेकर के बहुत सारे विचार हैं. और आगे से पूछा गया है कि डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या आपको लगता है कि यह दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी. हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा, इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इज बर्ड, कि सूर्य अगर इतना गर्म हो जाए कि वो फट जाए तो उसके बाद क्या होगा. और ग्रीव कोल्डर और कोल्डर, या फिर ये ठंडे से भी और अधिक ठंडा हो जाए तो क्या होगा. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि यस, जी हाँ, आई थिंक द वर्ल्ड वुड एंड समडे, यानी कि एक दिन संसार का अंत हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ, ये मैं सोचता हूँ. फॉर, क्योंकि देर आर सो मेनी आइडियाज़ अबाउट इट, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे विचार हैं. आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इज बर्ट, कि अगर जो ये सूर्य है अगर ये इतना गर्म हो जाता है कि ये फट जाए, देन देयर वुड बी नो वेजिटेशन, तो ना तो उसके बाद कोई वनस्पति बचेगी, ना कोई ऑक्सीजन बचेगी, और ना ही कोई जीवन बचेगा. इफ़ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, और अगर सूर्य बहुत ही ठंडा और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, द लाइफ ऑन अर्थ वुड एंड, कि इस जमीन पर यानी कि इस पृथ्वी पर जीवन का अंत होना निश्चित है, यानी कि तब भी पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा. अब लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. आगे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि फॉर फ्रॉस्ट, जो कि इस पोएम के जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि उनके अनुसार व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, यानी कि इस पोएम के अंदर जो फायर यानी कि जो अग्नि है और जो बर्फ है वह किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि उनके बहाने जो कवि है हमें क्या समझाना चाहते हैं, वे किस चीज़ को हमारे सामने प्रकट करते हैं. हियर आर सम आइडियाज़, यहाँ पर आपके सामने कुछ विचार हैं, तो आप इनको देख करके बताएंगे कि फायर और जो आइस है यानी कि जो अग्नि है और जो बर्फ है वह किस चीज़ को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, यानी कि वे किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं. यानी कि जो विचार आपके सामने दिए गए इसमें सबसे पहले है ग्रीड, यानी कि लालच, एवरिस यानी कि लोभ, क्रूअल्टी यानी कि निर्दयता, लस्ट यानी कि लोलुपता, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विद्रोह, एंड फ्यूरी यानी कि क्रोध यानी कि गुस्सा, इंटॉलरेंस यानी कि असहनशीलता, रिजिडिटी यानी कि कठोरता, इंसेंसिटिविटी यानी कि असंवेदनशीलता, कोल्डनेस यानी कि ठंडापन, एंड इंडिफरेंस यानी कि उदासीनता, एंड हेटर्ड यानी कि घृणा. तो जो ये पूरी पोएम आपके सामने लिखी है इसमें कुछ आइडियाज़, कुछ विचार आपके सामने लिखे हुए हैं, और ये आपसे पूछा गया है कि इसमें जो फायर यानी कि अग्नि वह किन चीज़ को आपके सामने प्रकट करती है, और जो आइस यानी कि जो बर्फ है वो किन बात को आपके सामने रखता है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि फॉर फ्रॉस्ट, यानी कि इस कविता के जो कवि हैं यानी कि द पोइट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के कवि के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ग्रेट, एवरिस एंड लस्ट एसेट्रा, यानी कि जो अग्नि होती है वह इस चीज़ को प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि यह इस चीज़ को हमारे सामने रखती है जो कि हमारे सामने है. डिज़ायर यानी कि तृष्णा यानी कि इच्छा, ग्रेड लालच, एवरिस लोभ, एंड लस्ट लोलुपता इत्यादि, वह इन सारी बातों को हमारे सामने प्रकट करती है, यानी कि इन सारी बातों का प्रतिनिधित्व करती है. द मोर वी ट्राई टू सेटिस्फाई दम, यानी कि हम जितना इन सारी चीज़ों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, द मोर दे ग्रो, ये उतना ही ज़्यादा और अधिक भड़कते हैं. आगे फ्रॉस्ट लिखते हैं फॉर फ्रॉस्ट, आइस स्टैंड फॉर हेटर्ड, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी एंड रिजिडिटी. जो आपके सामने लिखा है कि हेटर्ड लीड्स टू इंटॉलरेंस, यानी कि जो घृणा है वह हमें असहनशीलता की तरफ, फ्यूरी क्रोध की तरफ, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विद्रोह की तरफ, एंड क्रूअल्टी यानी निर्दयता की तरफ लेकर के जाती है, यानी कि यह भी विनाश का कारण है. दस, इस प्रकार फायर एंड आइस बोथ ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, इस प्रकार अग्नि और बर्फ दोनों ही विनाश लेकर के आते हैं, दोनों ही विनाश का कारण बनते हैं.
तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, यानी कि उस पोएम का तुकांत योजना क्या है। यानी कि जो भी हम कविता पढ़ते हैं उसकी एक राइम स्कीम होती है, यानी कि जिस लय पर, जिस सुर पर वह कविता लिखी जाती है। आगे आपसे ये पूछा गया कि हाउ डज इट हेल्प, यानी कि यह आपकी किस तरीके से सहायता करती है इन ब्रिंगिंग आउट, सामने लाने के लिए, द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन दिस पोएम, यानी कि इस पोएम के विरोधी भाव को सामने लाने के लिए आपके लिए ये राइम स्कीम किस प्रकार से सहायता करती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इन द फर्स्ट स्टेंजा, यानी कि इस पोएम का जो पहला स्टेंजा है और जो इसकी राइम स्कीम है, यानी कि जो तुकांत योजना है, वह है A-B-A-A। एंड इन द सेकंड स्टेंजा, और जो इसका सेकंड स्टेंजा में उसमें ये वाली स्कीम है, इट इज़ A-B-A-A। यानी कि जो ये तरीके हैं, इसी तरीके पर कोई भी कविता लिखी जाती है तो जो इसका तुकांत जो योजना है, पहले स्टेंजा का है A-B-A-A और जो दूसरा है वो है A-B-A। और आगे आपसे पूछा गया है कि हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम, यानी कि उस पोएम में ये जो आपके तुकांत स्कीम है, तुकांत जो योजना है, ये किस तरीके से विरोधी भाव को आपके सामने प्रकट करती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं द लाइन्स विद द सेम राइम हैव सिमिलर थॉट्स, यानी कि इस कविता में जो तुकांत योजना जो बिल्कुल एक जैसी है, द लाइन्स यानी कि वे लाइनें जिसके अंदर एक जैसी तुकांत योजना यानी कि एक जैसी जो राइम है, उन सब का मतलब एक जैसा है, बट दोज, लेकिन बाकी जो लाइनें हैं वे डिफरेंट राइम जिनके अंदर दूसरा तुकांत योजना यानी कि दूसरे तरीके की जो राइम है, हैव कंट्रास्टिंग आइडियाज, यानी कि वे उसके विरोध में हैं। यानी कि पहले में अगर वो अग्नि के बारे में बात कर रहे हैं कि अग्नि की वजह से इस संसार की, इस दुनिया का अंत हो जाएगा, विनाश होगा, तो जो दूसरा जो स्टेंजा है उसमें वो ठीक उसका विपरीत है, जिसके अंदर डिफरेंट राइम है कंट्रास्टिंग आइडियाज, यानी कि उसके अंदर एक दूसरा विरोधी भाव सामने आता है। इन द फर्स्ट स्टेंजा, यानी कि पहले स्टेंजा में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स एंड विद वर्ड्स फायर, डिजायर, फायर सिमिलर थॉट्स बट, लेकिन जो पहला, दूसरा और चौथी जो लाइन है जो पहले स्टेंजा में है, उसके अंत में आपके सामने लिखा मिलेगा फायर, डिजायर, फायर सिमिलर थॉट्स, यानी कि जो ये फायर के जैसे सिमिलर, यानी कि फायर के जैसे ही जो मीनिंग रखते हैं उसके जैसे विचार हैं, बट लेकिन द सेकंड लाइन, यानी कि जो सेकंड लाइन है, एंड्स विद द वर्ड्स आइस अ डिफरेंट राइम एंड द कंट्रास्टिंग आइडिया, लेकिन जो सेकंड जो आइडिया है उसके अंदर जो अंत होता है वह आइस की तरीके से अंत होता है, यानी कि आइस के साथ उसका अंत होता है, जो कि बहुत ही अलग है, यानी कि डिफरेंट राइम है एंड कंट्रास्टिंग आइडियाज, और जो पहले वाले आइडिया से बहुत ही अलग है, जो उसके विरोध में है। यानी कि पहले स्टेंजा का जो आइडिया है अग्नि वाला, लेकिन उसके विपरीत जो दूसरा स्टेंजा है उसका जो अर्थ है वो ठंडा है, यानी कि बर्फ वाला आइडिया है। तो इसी बेस पर यह पूरी कविता लिखी गई है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्राइड के पोएम नंबर 2 के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने उनके आंसर्स को भी सीखने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इंप्रूव करने की कोशिश की होगी। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू पोएम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।